Hello student. Student, in the first video lecture of this chapter number 10, that is the mechanical properties of the fluids, we saw about the pressure and the density. ठीक है, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखा था, प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, और हमने दो सिंपल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो उस वीडियो लेक्चर में से जो दो न्यूमेरिकल्स थे दैट वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी का जो डिस्कशन था वो डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसमें प्रेशर की जो डेफिनेशन थी, ठीक है, जो डेंसिटी की डेफिनेशन थी, जितना भी कुछ एक्सप्लेन किया था वो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट नंबर 2 है, इस पार्ट नंबर 2 से जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसमें से इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था और वो दो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट थे, और इस वीडियो लेक्चर से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहले पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो मैं लिख देता हूं, और फिर हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पास्कल्स लॉ को प्रूव करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पास्कल, ठीक है। सो फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट is same at all points which are at equal height, ठीक है। जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट is same at all the points if, या तो ऐसे भी विचार, if they are at the same height, you can also write that way, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट, सपोज देयर इज अ फ्लूइड एंड इफ दैट फ्लूइड इज एट रेस्ट, ठीक है, फ्लूइड इज एट रेस्ट मतलब कि फ्लूइड इज इन द इक्विलिब्रियम, मतलब जो फ्लूइड है वो इन शॉर्ट स्टेशनरी होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई ग्लास है, ठीक है, तो वो ग्लास के अंदर अगर आपने पानी डाल के रखा है, ठीक है, तो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम दैट वाटर कम्स टू द इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब आप ग्लास को टेबल के ऊपर रखोगे तो शायद थोड़ा सा उसको जर्क लगेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट वाटर में शेक, थोड़ा सा वो हिल सकता है, बट इन अ फ्यू सेकंड्स द वाटर विल कम टू स्टॉप। तो उस वाटर को हम कैसे कहेंगे, दैट वाटर इज एट रेस्ट, दैट वाटर इज इन द इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? तो ये जो लॉ है वो कैसे लिक्विड को एप्लीकेबल है, द लिक्विड which is at rest, the liquid which is in the equilibrium, this law is not applicable to the flowing liquid। मतलब अगर कोई पाइपलाइन है और वो पाइपलाइन में से लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसको ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट द इक्वल हाइट। इक्वल हाइट भी बोल सकते हैं, इक्वल डेप्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोई लिक्विड है और वो लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एंड इफ देयर आर पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम डेप्थ और व्हिच आर एट द सेम हाइट, ठीक है, देन एट ऑल द पॉइंट्स द प्रेशर इज इक्वल। तो ये हमें यहां पर प्रूव करना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट इस फिगर को आप अच्छे से समझो बिकॉज दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी हैव अ कंटेनर, आपको ये जो दिख रहा है ये एक कंटेनर है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इट इज अ बीकर, इन दैट कंटेनर देयर इज अ फ्लूइड। क्या है? फ्लूइड है, मतलब फॉर एन एग्जांपल वाटर है। मैं वाटर नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग जो लॉ डिराइव कर रहे हैं ना वो सभी फ्लूइड के लिए है, बट वाटर इज कॉमन मींस इजीली अवेलेबल टू अस। ठीक है, और हम उसको रोज देखते भी हैं, तो इसलिए वाटर बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओनली वाटर, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सो वी हैव अ कंटेनर एंड इन दैट कंटेनर देयर इज अ फ्लूइड। तो यहां पर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड को मैंने शो नहीं किया है। ठीक है, सो इन दैट फ्लूइड वी हैव टू कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट। क्या कंसीडर करना है हमको? एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करना है, फ्लूइड एलिमेंट। तो फ्लूइड एलिमेंट मतलब क्या? फ्लूइड एलिमेंट मतलब फ्लूइड का एक पार्ट। ठीक है, देखो आपके सामने सपोज एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर आपने पानी डाला हुआ है, तो उसके अंदर फ्लूइड है। इन दैट कंटेनर देयर इज ए फ्लूइड। नाउ इन दैट फ्लूइड यू हैव टू इमेजिन एन एलिमेंट। क्या कहा मैंने? यू हैव टू इमेजिन एन एलिमेंट, मतलब आपको इमेजिन करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर उसमें फिजिकली एग्जिस्ट करता है। नो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फिजिकली, यू हैव टू इमेजिन। बात आई समझ में? ठीक है, अगर आप ग्लास के अंदर पानी डालोगे तो आपको उसके अंदर कोई ऐसा प्रिज्म टाइप का एलिमेंट नहीं दिखने वाला है, आपको उसको इमेजिन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, सो एक बार बिगिनिंग से, वी हैव अ कंटेनर and in that container there is a fluid and in that fluid we are considering a fluid element. This fluid element is having the shape like a prism. ठीक है, ये जो fluid element है वो कौन से शेप में है? वो एक प्रिज्म के शेप में है। इट इज अ प्रिज्मेटिक फ्लूइड एलिमेंट। कैसा फ्लूइड एलिमेंट है? प्रिज्मेटिक, मतलब प्रिज्म के शेप का एक फ्लूइड एलिमेंट है। दिस फ्लूइड एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल है। कहां है दो राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप यहां पर ये एबीसी देखो, तो ये जो एंगल बी है दैट इज 90 डिग्री। सिमिलरली इफ यू सी DEF, then this angle is also 90 degree. Is it clear to you? ठीक है, so in the fluid we have considered a fluid element in the form of a prism having two right angles. ठीक है, it is a right angle triangle. समझ में आया आपको? ठीक है। Now student, suppose this angle, यहां पर एक एंगल मैं assume करता हूं and this angle is suppose theta. समझ में आया? Okay. तो स्टूडेंट जैसा आपको पता है, मैंने आपको जो आगे एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, इफ इट इज इमर्स्ड इनटू द फ्लूइड, देन द फ्लूइड एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हमने एक फ्लूइड एलिमेंट इमेजिन किया है। सो द फ्लूइड विल एक्सर्ट a normal force on the surface of this prismatic fluid element. ठीक है, तो ये जो fluid element है उसकी मैं टोटल 3 सरफेसेस कंसीडर करता हूं। कौन सी सरफेस है? उसकी लेफ्ट वाली सरफेस है दैट इज ABED। आप कोई भी ऑर्डर में नाम दे सकते हो, ABED। सेकंड सरफेस इज BEFC। ठीक है, दिस इज BEFC and the third one is ADFC. This is ADFC.
right? A, B, F, C. So these are the three surfaces. Okay? So on all the three surfaces, there will be a normal force exerted by the fluid. आपको बात समझ में आ रही है? देखो, in the container we have a fluid. In that fluid we have imaging of fluid element. उस fluid के अंदर हमने एक fluid element imaging किया है. ठीक है, एक सिंपलिस्टिक टाइप का फ्लूइड एलिमेंट हमने इमेजिन किया है. ठीक है, प्रिज्मेटिक टाइप का फ्लूइड एलिमेंट हमने इमेजिन किया है. देयर आर थ्री सरफेसेस. वी हैव कंसीडर थ्री सरफेसेस. थ्री सरफेस नहीं है, वी आर कंसीडरिंग द थ्री सरफेसेस. दैट थ्री सरफेसेस आई हैव मेंशन्ड ओवर देयर. एक सरफेस है कौन सी? ए बी ई एफ सरफेस. ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो ए बी ई एफ सरफेस है, suppose on this surface the force acting is Fa. What is Fa? Fa is the normal force exerted by the fluid on the surface A, B, E, D. Is it clear? ये Fa क्या है? Fa is the force exerted by the fluid on that fluid element. वो जो fluid element है उसकी A, B, E, D सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगता है? इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगता है Fa. Is it clear? Okay. The area of this A, B, E, D surface is suppose AA. इसका एरिया कितना है? AA है. Is it clear? ठीक है. Now the force exerted by the fluid, the normal force exerted by the fluid on the A, D, F, C is Fb. ठीक है, तो देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये फोर्स ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में है. तो उसका रीजन क्या है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड is always normal to the surface. तो अगर यहां पर फोर्स ऐसे में हॉरिजॉन्टली शो करता, ठीक है, अगर मैं फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली शो करता, then in that situation वो जो फैक्ट है कि फोर्स exerted by the fluid on any surface immersed in a liquid is always normal, तो फिर वो वायोलेट हो जाता. बराबर? तो that's why we have to show the force in this particular direction. Is it clear? ठीक है, तो इस फोर्स को मैं डिनोट करता हूं Fv से. ठीक है, तो वहां पर Fv मैंने लिख दिया. सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ दैट प्रिज्मेटिक एलिमेंट दैट इज BeFc इज Fc. ठीक है, ये जो सरफेस है BeFc, उसका जो एरिया है दैट इज AC. ठीक है, द एरिया ऑफ ADFC सरफेस इज AB. इज इट क्लियर? ठीक है, सो यहां पर मैंने तीन फोर्सेस आपको शो कर दिए हैं. ठीक है, तो हियर आई राइट FC. ठीक है, AA क्या है? AA इज द एरिया ऑफ ABED सरफेस. ये जो ABED सरफेस है, यहां पर आपको ये दिख रहा है ना, कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो उसका एरिया है, उसका सरफेस एरिया है AA. सिमिलरली द एरिया ऑफ दिस FC सरफेस इज AC. एरिया ऑफ दिस BFC सरफेस इज AC. एरिया ऑफ दिस ADFC सरफेस इज AB. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ स्टूडेंट, you see that this Fa is in the specific direction. कौन से डायरेक्शन में है? It is in the positive x direction, specific direction. This Fc is also in the specific direction. कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव y डायरेक्शन. So you know that मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4 में, मोशन इन अ प्लेन में. ठीक है, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि इफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होती है, +5, -5, +x, -x. So if a vector quantity is in the specific direction,
no need to consider its components. तो यहां पर हमें FA और FC के कंपोनेंट्स कंसीडर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यू सी FB, this FB is not in the specific direction, so we have to consider the components of this FB. तो FB के दो कंपोनेंट्स आएंगे, one component is in this direction and the second component is in this direction, ठीक है। Now from mathematics we can prove that this angle will be the theta angle, ये एंगल थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि the component which makes the angle is taken as cosine component। तो ये वाला जो कंपोनेंट है FB का, दिस इज वेक्टर FB, तो वेक्टर FB का ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, इट विल बी FB cos theta and this component will be FB sin theta। Is it clear to you? ये आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट हियर वी हैव ड्रॉन द फिगर, ठीक है। तो यहां पर हमने डिफरेंट फोर्सेस फिगर में शो कर दिए। नाउ स्टूडेंट दिस फ्लूइड एलिमेंट इज इन द इक्विलिब्रियम, ये फ्लूइड एलिमेंट कैसे सिचुएशन में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो सिंस फ्लूइड एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, बराबर, ग्लास है, ग्लास के अंदर लिक्विड है, ग्लास के अंदर आपने पानी डाला हुआ है, टेबल के ऊपर वो ग्लास रखा है, और अगर आप उस पानी को देखते हो तो वो पानी आपको कैसा दिखता है, एकदम स्टेशनरी दिखता है। That water is stationary, वो जो पानी है वो एकदम स्थिर है, it is not moving, जरा भी हिल नहीं रहा है। That means it is in the equilibrium. So the fluid is in the equilibrium. Here I will say the fluid element is in the equilibrium. समझ में आया? ये जो fluid element है, ये fluid element कैसी सिचुएशन में है, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट what is the condition of equilibrium? The condition of equilibrium is that the forces in the opposite direction balances each other. तो जो opposite direction के forces होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो यहां पर देखो, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का फोर्स और नेगेटिव वाई डायरेक्शन का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन is equal to the magnitude of force in the negative y direction। इस बात को दो बार सुन लेना, चलो मैं दूसरी बार बोल देता हूं। magnitude of force in the positive y direction is equal to the magnitude of force in the negative y direction। तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में फोर्स है Fc, नेगेटिव y डायरेक्शन नीचे के तरफ फोर्स है Fb cos थीटा। तो ये Fc और Fb cos थीटा दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा therefore Fc is equal to Fb cos थीटा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सेम वे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स है Fa और उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको बैलेंस करेगा Fb sin थीटा। So we can write Fa is equal to Fb sin theta। Is this clear to you? ठीक है, तो ये हमने लिखा। Now student, here what we have to do, in the triangle, in the right angle triangle ABC, this angle ACB is equal to theta। So in right angle triangle ABC, एंगल ACB इज थीटा। तो क्या करना है हमें, ये जो थीटा एंगल है इसे कॉस फंक्शन की डेफिनेशन और साइन फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, दोनों डेफिनेशन अप्लाई करनी है, बराबर। तो देखो यहां पर हम लोग डेफिनेशन तो अप्लाई करेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा की। तो इसमें हम थोड़ा सा क्या डिफरेंट करने वाले हैं, उसको आप जरा समझो ध्यान से। देखो
और साइन थीटा और कॉस थीटा की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है, 10th में पढ़ी है कि साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर ये जो डेफिनेशन है वो हम एरियाज को अप्लाई करने वाले हैं। किसको अप्लाई करेंगे? एरियाज को। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एरिया ऑफ हाइपोटेनस साइड। इस तरह से, मतलब इन शॉर्ट हम एरिया के टर्म में उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा है, बराबर, ये थीटा है। एडजेसेंट मतलब ये वाला सरफेस आएगा, ये नीचे वाला सरफेस, और नीचे वाले सरफेस का एरिया है AC, बराबर। तो दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय ऑपोजिट, सॉरी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है AB, so this is AB। तो क्या आएगा? AC is equal to AB cos theta। Clear? Similarly, we have to apply the definition of sine function also in the same manner। तो sin theta is equal to, तो sin theta की डेफिनेशन क्या है? sin theta की डेफिनेशन है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा ऑपोजिट सरफेस का एरिया है AA, और अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां पर हाइपोटेनस AB ही आएगा, सो AB, सो देयरफॉर AA इज इक्वल टू AB इंटू साइन थीटा। समझ में आया आपको? ये हमने लिखा, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट, हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमको करना था वो हमने यहां पर कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द रिस्पेक्टिव सरफेसेस। तो यहां पर हमने 3 सरफेसेस कंसीडर करी है, बराबर, दैट 3 सरफेसेस आई हैव मेंशन ओवर हियर। सो वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, ठीक है। सो प्रेशर ऑन कौन सी सरफेस? प्रेशर ऑन, सबसे पहले मैं देता हूं ABED, प्रेशर ऑन ABED, ठीक है। ABED सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लगेगा? तो उसको मैं डिनोट करता हूं PA से, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग इन अ डायरेक्शन नॉर्मल पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो दिस इज FA अपॉन AA, ये मैंने लिखा FA अपॉन AA, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर ऑन FB वाली सरफेस में लेता हूं ADFC, प्रेशर ऑन ADFC, ठीक है, ADFC सरफेस, सो आई कॉल इट एज PB। तो दिस इज FB अपॉन AB, राइट, ओके। इसके बाद मैं कंसीडर करता हूं, थोड़ी सी जगह यहां पर कम पड़ गई है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, प्रेशर ऑन लोअर सरफेस BEFC, तो ये क्या होगा? ये होगा PC इज इक्वल टू FC अपॉन AC। इज दैट ओके? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर FA, सो व्हाट इज FA? FA इज इक्वल टू FB साइन थीटा, FA इज इक्वल टू FB साइन थीटा, इसको मैंने यूज किया। AA, व्हाट इज AA? दैट इज AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो साइन थीटा इज कैंसल, सो दिस इज FB अपॉन AB। PA इज इक्वल टू FB अपॉन AB, ठीक है, ये हमने किया।
PB is already FB upon AD. PC is FC upon AC. But what is FC? It is FB cos theta. FB cos theta divided by AC. And what is AC? It is AB cos theta. So this is FB upon AB. ठीक है? So look here, PA is the pressure on the ABEB surface. PB is the pressure on ABFC surface. And PB is the pressure, PB मैंने शायद बोला है, PB is pressure on ABFC surface and PC is the pressure on BEFC surface, right? So here the pressure on all the three surfaces are equal. So hence PA is equal to PB is equal to PC. ठीक है? So pressure on this surface ABEB surface, pressure on ABFC surface and pressure on BEFC surface is equal. ठीक है स्टूडेंट, एक पॉइंट है जो कि मुझे एक्सप्लेनेशन में बिगिनिंग में ही उसको बोलना चाहिए था, बट दैट टाइम आई फॉरगेट टू टेल यू. मुझे बीच में याद आया था कि मैंने ये पॉइंट नहीं बोला है, फिर मैंने सोचा कि चलो एंड में मैं बोल दूंगा, बट I should have spoken that point at that particular time only. See here, in this container there is a fluid, and that in that fluid I have considered the fluid element. बराबर, ये तो मैंने सब बोला ही हुआ था. This fluid element is so small that all the points of it are at the same height. This is the very important point that I missed out at an appropriate time. ठीक है? So फिर से मैं यहाँ पर उसको बोल रहा हूँ कि this fluid element is having its all the point at the same height. मतलब ये जो fluid element है प्रिज्म के शेप में, उस fluid element के हर point सेम हाइट पर है, उस फ्लूइड एलिमेंट के हर पॉइंट सेम डेप्थ पर है. मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये लिक्विड की अपर सरफेस है, ये लिक्विड की सरफेस है. बात को थोड़ा सुनना, बराबर, पहले सुनो और फिर मैं समझाता हूं. मैं जो बोलूंगा आप बोलोगे कि सर दिस इज नॉट राइट, बट पूरी बात नहीं सुनो. दिस इज द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, ऑल द पॉइंट ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट are at the same height, are at the same depth. देखो हाइट जो होती है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, और जो डेप्थ होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है. बराबर, तो मैं हाइट बोलूं या डेप्थ बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर. तो स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ऑल द पॉइंट ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट आर एट द सेम हाइट और आर एट द सेम डेप्थ. कहने का मतलब यह है कि ये जो डी पॉइंट है, कितने पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ, बराबर, ऑल द पॉइंट आर एट द सेम डेप्थ, आर एट द सेम हाइट. हाइट नीचे से ऊपर, डेप्थ ऊपर से नीचे. तो मैं हाइट के फॉर्म में आपको बता दूंगा. ऑल दिस पॉइंट ए बी सी डी ई एफ आर एट द सेम हाइट. मतलब कि ये जो बी पॉइंट है उसकी यहां से हाइट, ए पॉइंट है उसकी यहां से हाइट, डी पॉइंट है उसकी यहां से हाइट. सिमिलरली ई एफ सी, ऑल द पॉइंट्स आर हैविंग द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. आप बोलोगे कि सर ऐसा नहीं है. स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है, बराबर, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, द फ्लूइड एलिमेंट दैट आई हैव शोन इन द फिगर is extremely small in reality. ये जो फ्लूइड एलिमेंट है ये कैसा है, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा एलिमेंट है. सो ऑल द पॉइंट ऑफ इट, कितने पॉइंट, ए बी सी डी ई एफ, ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम हाइट, आर एट द सेम डेप्थ.
मतलब देखो एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, एक छोटा सा कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर। ये छोटा सा कंटेनर है और ये लिक्विड है, लिक्विड यहां तक फिल्ड है एकदम टॉप तक, और यहां पर मैंने एक लाइन की है। तो ये जितने भी पॉइंट है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, वो सब एक ही हाइट पर है, वो सब एक ही डेप्थ पर है, बराबर। तो फ्लूइड एलिमेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बट आप सोचो कि अगर मैं एक्सट्रीमली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट में ड्रॉ करूंगा तो क्या आपको ये सब दिखेगा? ये सब इतना बड़ा फिगर में जो मैंने इतना सब लिख के रखा है, क्या ये आपको दिखने वाला है? नहीं दिखेगा ना। तो इसके लिए स्टूडेंट फिगर तो बड़ी ही बनानी पड़ती है, बराबर। तो ये सब अप्रोक्सीमेशंस होते हैं फिजिक्स के अंदर, एंड विदाउट दैट डेरिवेशन इज नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? ठीक है। सो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सप्लेनेशन में मिस कर दिया था वो मैंने अभी एंड में बोल दिया आपको कि ऑल द पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट आर एट द सेम डेप्थ और आर एट द सेम हाइट, बराबर। दूसरा, द ग्रेविटी, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज सेम एट ऑल द पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ए पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटी की इफेक्ट है, ग्रेविटी मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल एट ऑल द पॉइंट। तो यहां पर ग्रेविटी की जितनी इफेक्ट है उतनी इफेक्ट यहां पर भी है, उतनी इफेक्ट यहां पर भी है, उतनी इफेक्ट यहां पर भी है, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट एक ही डेप्थ पर है, एक ही हाइट पर है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो कि हमने समझा, और फिर से मैं आपको इसका जो स्टेटमेंट है, पास्कल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, बराबर, दिस इज एप्लीकेबल टू फ्लूइड व्हिच इज एट रेस्ट ओनली। द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ इक्वल हाइट। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स इक्वल हाइट पर है, तो प्रेशर विल बी इक्वल एट ऑल द पॉइंट्स। सपोज इफ यू कंसीडर द पॉइंट्स हियर, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दिस पॉइंट आर आल्सो एट द सेम हाइट, ऑल दिस पॉइंट आर आल्सो एट द सेम डेप्थ, सो प्रेशर एट ऑल दिस पॉइंट विल बी इक्वल। So pressure at all this point will be equal, pressure at all this point will also be equal, but I am telling you कि इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट होगा। सुनना बात को ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट पर प्रेशर इक्वल होगा, बराबर। ये जितने पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट पर भी प्रेशर इक्वल होगा, पर यहां पर प्रेशर की वैल्यू और यहां पर प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट होगी। देखो ये फैक्ट आपको याद रखना है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफ देयर आर पॉइंट्स इन अ लिक्विड व्हिच आर एट द सेम डेप्थ और सेम हाइट, देन द प्रेशर इज इक्वल। एक फैक्ट आपको बताता हूं कि लिक्विड में जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है, फॉर एग्जांपल यहां पर प्रेशर लीस्ट होता है, कम से कम होता है। फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हो प्रेशर इंक्रीजेस, एंड एट द बॉटम प्रेशर इज मैक्सिमम। बट इफ यू कंसीडर डिफरेंट पॉइंट्स एट द सेम लेवल, if you consider different point at the same level, then the value of pressure will be equal at all those points. समझ में आया? तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट, our next topic is variation in pressure with the depth, ठीक है। तो मैंने आपको जो प्रीवियस टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको क्या समझाया कि इफ देयर इज अ लिक्विड एंड इफ यू कंसीडर द पॉइंट्स एट द सेम लेवल, सेम हाइट, सेम डेप्थ, सेम लेवल, देन द प्रेशर इज सेम एट ऑल दोस पॉइंट्स, बराबर।
but the pressure is different at a different height. अलग अलग हाइट पर प्रेशर डिफरेंट होता है, और मैंने वो बात आपको उसमें समझाई थी अलग से, ठीक है? सॉरी। सो मैंने आपको ऐसा कहा था कि ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड द प्रेशर इज लीस्ट, कम से कम होता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो प्रेशर वेरी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर वेरीज विद द डेप्थ। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रेशर वेरीज विद द हाइट, बराबर। तो इस टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है, वेरिएशन इन प्रेशर विद द डेप्थ। तो स्टूडेंट ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन इजी डेरिवेशन है एज कंपेयर टू दैट अर्लियर वन, बराबर, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क में ये डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है? सो फिगर को हम समझते हैं। वी हैव अ कंटेनर, आपको ये जो बड़ा सा सिलेंडर दिख रहा है, इट इज अ कंटेनर। इन दैट कंटेनर देयर इज अ फ्लूइड, एक फ्लूइड है, यू कैन टेक इट एज अ वाटर ऑल्सो। सो देयर इज अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो, रो डेंसिटी का फ्लूइड है, ठीक है? इन दिस फ्लूइड वी हैव टू इमेजिन सिलिंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट। तो यहां पर रो क्या है, रो है डेंसिटी, बराबर। कंसीडर सिलिंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है? ये क्या है, ये एक सिलिंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट है, एंड द हाइट ऑफ दैट सिलिंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट इज h. So consider cylindrical fluid element of height h and area of cross section capital A. मतलब ये जो सिलेंडर है एक्चुअली सिलेंडर नहीं है, फ्लूइड एलिमेंट है, फ्लूइड का ही एक पार्ट है जिसको हमने सिलेंडर के शेप में इमेजिन किया है। इमेजिन मतलब डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। समझ में आई बात? ठीक है। तो उसका ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं उसका क्रॉस सेक्शन। तो उसका जो एरिया है दैट इज कैपिटल ए। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स। यहां पर एक पॉइंट है जिसको मैंने पॉइंट 1 कहा है, एंड हियर देयर इज अ पॉइंट 2, ठीक है? एंड दिस 2 पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस h। मतलब वो जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है उसकी हाइट h है, ठीक है? ओके। P1 is the pressure on the upper surface of the cylinder. P2 is the pressure on the lower surface of the cylinder. अब स्टूडेंट एक बात समझो कि प्रीवियस टॉपिक में मैंने जो फिगर ड्रॉ करी थी उसमें मैंने आपको एंड में ऐसा कहा था कि वो जो सिलिंड्रिकल उसमें प्रिज्मेटिक एलिमेंट था। तो वो जो प्रिज्मेटिक एलिमेंट था उसके हर पॉइंट सेम डेप्थ पर है। बड़ा सा प्रिज्मेटिक एलिमेंट था, बट मैंने बोला था कि वो प्रिज्मेटिक एलिमेंट के हर पॉइंट सेम डेप्थ पर है। यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है? पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आर नॉट एट द सेम डेप्थ, ठीक है? पॉइंट 2 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम द पॉइंट 1। समझ में आया यहां पर? ठीक है। तो यहां पर pressure on point 1 in a direction normal to the surface will be P1, and pressure at point 2 in a direction normal to the surface is P2, ठीक है? There will be sidewise forces also, ठीक है? Just a minute. ये सब क्या है? ये जो एरोस में ड्रॉ कर रहा हूं, व्हाट आर दिस? दिस आर द फोर्सेस exerted by the fluid on the side of that cylindrical element. अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर why the length of the arrow gradually increases as you go down? तो स्टूडेंट जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होते जाता है और उस प्रेशर से जो फोर्स होता है वो भी इंक्रीज होते जाता है।
तो यहां पर प्रेशर लेस है मतलब फोर्स लेस है, हियर फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर, हियर फोर्स इज कंपैरेटिवली ग्रेटर एंड हियर फोर्स इज मैक्सिमम. इज इट क्लियर टू यू? ओके. नाउ हियर दिस फ्लूइड एलिमेंट इज इन द इक्विलिब्रियम. क्या कहा मैंने? द फ्लूइड एलिमेंट इज इन द इक्विलिब्रियम. तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? हियर द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बैलेंसेस ईच अदर. मतलब ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको ये फोर्स बैलेंस करता है. मतलब जितना इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है उतना ही इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है. वैसे ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये दोनों भी, ये सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. दैट मीन्स द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0. आई बात समझ में? पर ये फ्लूइड एलिमेंट तो इक्विलिब्रियम में है, सो द नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन शुड आल्सो बी 0. ये पूरा सिलिंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा. बराबर है? तो देखो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं. P1 क्या है? P1 इज प्रेशर ऑन अपर सरफेस. प्रेशर ऑन अपर सरफेस. P2 क्या होगा? P2 इज प्रेशर ऑन लोअर सरफेस. जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है उसके लोअर सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है. समझ में आया आपको? ठीक है. तो P1A स्टूडेंट प्रेशर इनटू एरिया इज नोन एज फोर्स. प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? सुनना, लिखूंगा नहीं. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो P1 इनटू A, दिस इज व्हाट? दिस इज फोर्स ऑन अपर सरफेस. जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट है उसके अपर सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है वो है P1A और इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई मैंने नीचे की तरफ एरो ड्रॉ किया. सिमिलरली P2A इज फोर्स ऑन लोअर सरफेस, तो इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन. बराबर? देखो आपको एक बात समझाता हूं कि ये जो P1 है, P2 है, ये सब क्या है? These are the forces exerted by the liquid on the fluid element. These are the forces exerted by the fluid element on this cylindrical element. बराबर? तो जो हमने आगे डिस्कस किया है कि the fluid element always exert a normal force on an object which is immersed in the fluid. बराबर? ये हमने डिस्कस किया है. तो यहां पर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड ही सराउंडिंग फ्लूइड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. द फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन द सराउंडिंग फ्लूइड. ठीक है? सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि P1A इज फोर्स ऑन अपर सरफेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये जो अपर सरफेस है उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है. एंड P2A इज इक्वल टू द फोर्स ऑन द लोअर सरफेस इन द अपर डायरेक्शन. समझ में आया आपको? ठीक है. अब देखो ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इस फ्लूइड एलिमेंट का कुछ वेट होगा. ठीक है? तो हम उस फ्लूइड एलिमेंट का वेट भी कैलकुलेट करते हैं. तो वेट क्या होता है? वेट एक टाइप का फोर्स होता है और वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी. तो m क्या है? m इज द मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट. ठीक है? तो सबसे पहले मैं वो कैलकुलेट करता हूं. तो m इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड एलिमेंट. तो स्टूडेंट मास का फॉर्मूला क्या है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. सो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है? तो वॉल्यूम, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है उसका वॉल्यूम. तो एक बात याद रखो, सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो इस एरिया मतलब कौन सा एरिया? पूरा एरिया नहीं सिलेंडर का, उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया.
तो क्रॉस सेक्शन का एरिया मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ, मतलब उसकी हाइट, ठीक है। तो वेट ऑफ द सिलेंडर W, वेट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वेट ऑफ सिलेंडर। तो वेट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, m इंटू जी होगा। m मतलब A H इंटू जी। आई बात समझ में? यहां पर कुछ छूट गया है? हाँ, डेफिनेटली छूट गया है। मैंने सिर्फ वॉल्यूम लिखा है, A इंटू एच इज वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां पर आएगा रो, ठीक है। तो यहां पर आएगा मास इंटू जी, ए एच रो इंटू जी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। स्टूडेंट, वेट भी एक टाइप का फोर्स है और वो फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो स्टूडेंट, फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, जो फ्लूइड एलिमेंट है उसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? अच्छा, एक सेकंड, मैं यहां पर वो mg को डिनोट कर देता हूं, ये mg। तो देखो, नीचे की तरफ दो फोर्सेस है, एक तो है P1A और दूसरा है W, बराबर। ये दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज P2A। सो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो P2A इज इक्वल टू P1A प्लस AH रो इंटू जी। समझ में आया? देखो, नोट्स में शायद थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा होगा, बट दोनों करेक्ट है, ठीक है। सो P2A क्या है, P2A इज अ नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ये दोनों मिलके क्या है, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यू कैन सी दैट कि A इज कॉमन इन ऑल, तो आप उसको कैंसिल कर दो। सो व्हाट वी गेट, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। P2 minus P1 is equal to H rho G. So we have obtained this important relation. ठीक है? So student, what is P2 minus P1? तो P2 minus P1 is the pressure difference between the 2 points. There are 2 points, point 1 and point 2. Point 2 is at a depth H. Point 2 is at a depth H from the point 1. या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि point 2 is at a distance H from the point 1. तो P2 minus P1, देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, P2 minus P1 is greater than 0. कैसे पता चला? H height, it is greater than 0, rho greater than 0, G greater than 0, सब कुछ greater than 0 है, तो फिर उसका जो आंसर होगा वो भी greater than 0 ही होगा। तो P2 minus P1 is greater than 0, तो इसका मतलब क्या है, P2 is greater than P1, बराबर। तो ऐसा मतलब लिखा हुआ नहीं है, पर आपको समझाने के लिए कि भाई कैसे पता चला कि P2 greater than P1 है, क्योंकि जो राइट साइड है वो राइट साइड greater than 0 है। अगर लेस देन 0 होती तो फिर इससे उल्टा होता, तो ये नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको एडिशनली समझाया। तो P2 minus P1 is equal to H rho G. So what is P2 minus P1? P2 minus P1 is the pressure difference between the 2 points. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रेशर डिफरेंस
डिपेंड ऑन नंबर 1 h। h मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। h इज द हाइट जिसको आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नंबर 2, it depends on gravitational acceleration, and number 3, it depends on density of the fluid। तो प्रेशर डिफरेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? ठीक है, यहां पर मैं इसको लिखता हूं P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। ओके, तो देखो P1 is the pressure at point 1, ठीक है। P2 is a pressure at point 2। Now here, if point 1, ये जो point 1 है, is shifted to the upper surface, सुनना बात को ध्यान से, point 1 is shifted to the upper surface। upper surface किसकी upper surface? liquid की upper surface। and if the container is open, कंटेनर ऊपर से ओपन है, मतलब यहां पर कोई ढक्कन नहीं है। क्या बोला? पॉइंट 1 इज शिफ्टेड टू अपर सरफेस एंड कंटेनर इज ओपन। सो पॉइंट 1 के ऊपर जो फोर्स, पॉइंट 1 के ऊपर जो प्रेशर एक्ट करेगा उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सुनना इस बात को ध्यान से। इफ कंटेनर is open from top and point 1 shifted to top, then क्या होगा? P1 is equal to PA होगा। P1 is equal to PA। तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे? P2 is equal to PA प्लस रो जी एच। समझ आया? और 2 लिखने की भी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 है तो फिर 2 सरफेस लिखना जरूरी नहीं है। तो P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। समझना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। समझ में आया? ओके, सो स्टूडेंट, द प्रेशर at a depth h below the surface of liquid, the pressure at a depth h below the surface of liquid is greater, the pressure at a depth h below the surface of liquid is greater than the atmospheric pressure by the amount rho g h। Pressure at a depth h below the surface of the liquid is greater than the atmospheric pressure by the amount rho g h। कहने का मतलब है कि h डेप्थ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, h डेप्थ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से rho g h जितना ग्रेटर है। वो कितना ग्रेटर है? rho g h जितना ग्रेटर है। तो इस रो जी एच को क्या कहते हैं? रो जी एच इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज द गेज प्रेशर। उसको कहते हैं गेज प्रेशर। एक बार फिर से मैं पॉइंट को रिपीट करता हूं, जस्ट अ मिनट। So I repeat the point. देखो फिंगर कहां रखी है? The pressure at a depth h below the surface of liquid, ये जो P है ना वो लिक्विड के सरफेस से h डेप्थ का प्रेशर है। The pressure at a depth h below the surface of liquid is greater than the atmospheric pressure by the amount rho g h। मतलब h डेप्थ का जो प्रेशर है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो जी एच जितना ज्यादा है। तो इस रो जी एच को क्या कहते हैं? दैट रो जी एच इज नोन एज
द गेज प्रेशर। क्या कहते हैं उसको? गेज प्रेशर कहते हैं। समझना, एक एक टर्म अच्छे से समझना। तो रो जी एच इज नोन एज गेज प्रेशर। तो P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ठीक है, इसको कहते हैं गेज। स्टूडेंट, गेज वर्ड कब यूज होता है? जब कोई डिफरेंस जैसा कुछ होना तो वहां पर गेज वर्ड यूज होता है। तो यहां पर डिफरेंस है, इसके लिए गेज प्रेशर है। गेज प्रेशर वर्ड यूज किया। P माइनस पी इक्वल टू रो जी एच इज कॉल्ड गेज प्रेशर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बट आप याद रखो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जरूरी नहीं है कि बुक में हर एक चीज लिखेंगे, पर कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। आई बात समझ में? ठीक है। यहां पर पीए क्या है? पीए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जो कि मैंने आपको आगे थोड़ा सा समझाया हुआ है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे बॉडी के ऊपर, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एडिशनल बात बता रहा हूं, हमारे बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अगर हमारे बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा पता है आपको? हमारे बॉडी के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा पता है आपको? हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, दैट वेन्स विल बर्स्ट। हमारी जो नसें हैं वो नसें फट जाएगी और खून बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड क्रिएट्स अ ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन आवर वेन्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ब्लड के प्रेशर को बैलेंस करके रखा है। आपको पता है, साइंस में पढ़ा होगा, पहाड़ों पर जब जाते हैं तो नाक में से खून निकलता है। क्यों निकलता है नाक में से खून? क्योंकि पहाड़ पर जब हम जाते हैं ना, बहुत ऊंचे पहाड़ पर, नॉर्मल पहाड़ पर नहीं, ऊंचे पहाड़ पर जब हम हिली एरिया में बहुत ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, पर हमारे अंदर ब्लड का प्रेशर तो उतना ही रहता है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो नेट प्रेशर इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और नाक में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात? और ये जो P है, P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इतना सब बुक में नहीं है, पर याद रखना, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में आएगा स्टूडेंट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अच्छे से समझना तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और खास करके इसके बाद जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके बाद का जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप अच्छे से समझना। ठीक है, ओके। स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड ही एक्सप्लेन करता हूं। हाइड्रोस्टेटिक मीन्स इट इज अबाउट स्टेशनरी लिक्विड। हाइड्रो मतलब लिक्विड, स्टेटिक मतलब स्टेशनरी। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। समझ में आया? उस टाइप की सिचुएशन को हम कहते हैं पैराडॉक्स। इज दैट क्लियर? इट इज लाइक अ इल्यूजन। ओके, सो स्टूडेंट, क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, वो हम स्टडी करेंगे। सी, इफ वी हैव डिफरेंट कंटेनर्स, 3 कंटेनर्स है, कंटेनर्स की कंटेनर ए, कंटेनर बी। सो इफ वी हैव डिफरेंट कंटेनर ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विच आर कनेक्टेड फ्रॉम द बॉटम। तीनों कंटेनर को, कंटेनर सी, कंटेनर ए, कंटेनर बी, तीनों को बॉटम से कनेक्ट किया है। देन द हाइट ऑफ द लिक्विड इज फाउंड टू बी सेम इन ऑल द 3 कंटेनर। तीनों कंटेनर में जो लिक्विड की हाइट है वो सेम है। देखो, यहां पर लिक्विड इतने हाइट तक है, इतने हाइट तक है। कंटेनर सी में लिक्विड h हाइट तक है, कंटेनर ए में भी लिक्विड h हाइट तक है, कंटेनर बी में भी लिक्विड h हाइट तक है। तो हाइट ऑफ द लिक्विड इन ऑल द कंटेनर इज सेम। इज दैट पॉइंट क्लियर? ऐसा नहीं है कि किसी में हाइट ज्यादा है, किसी में हाइट कम है। So height of the liquid is same in
all the three containers. Is that clear? Next thing, if we consider the points at the same horizontal level, then the pressure is same at all the points. मतलब कि अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हो, यहाँ पर कंसीडर करते हो और यहाँ पर कंसीडर करते हो, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लेवल पर है, तीनों पॉइंट एक ही लेवल पर है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा, यहां पर जो प्रेशर होगा और यहां पर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, हियर देयर इज अ पॉइंट, ठीक है, दिस इज पॉइंट 1, ओके, एक काम करते हैं, यहां पर एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट 1 और यहां पर जो पॉइंट है इसको मैं लेता हूं पॉइंट 2 और यहां पर जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट 3। सपोज P1 is the pressure at point 1, P2 is the pressure at point 2 and P3 is the pressure at point 3, and if I ask someone means a person who is a layman, एक आम आदमी है जिसको साइंस का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, और मैं उससे ये पूछता हूं कि at which point the pressure of liquid is more, तो वो क्या कहेगा कि पॉइंट 3 पर प्रेशर इज मैक्सिमम, पॉइंट 2 पर पॉइंट 1 पर उससे थोड़ा कम प्रेशर है एंड पॉइंट 2 पर प्रेशर इज लीस्ट। एंड व्हाट विल बी द लॉजिक बिहाइंड गिविंग दिस टाइप ऑफ आंसर? वो जो लेमैन है, ठीक है, वो ये कहेगा कि पॉइंट 3 के ऊपर जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है दैट इज मैक्सिमम, सो मोर द लिक्विड मोर द प्रेशर। पॉइंट 2 के ऊपर मिनिमम लिक्विड है, द अमाउंट ऑफ लिक्विड अबव द पॉइंट 2 इज मिनिमम, सो एट पॉइंट 2 प्रेशर विल बी मिनिमम एंड पॉइंट 1 के ऊपर जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है दैट इज इन बिटवीन दिस टू, सो इट विल हैव इंटरमीडिएट प्रेशर। समझ में आया? तो ये देख के भी सही लगता है क्योंकि एक नॉर्मल थिंकिंग है, ज्यादा लिक्विड ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और कम लिक्विड कम प्रेशर क्रिएट करता है। आई बात समझ में? बट स्टूडेंट इट इज नॉट सो, और उसी को कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। मैंने कहा बिगिनिंग में आपको, पैराडॉक्स मतलब जो दिखता है वैसा होता नहीं है। सो व्हाट इज द ट्रूथ? P1 is equal to P2 is equal to P3. So above the point 1 the amount of liquid, above the point 3 the amount of liquid is more. The container B holds more liquid above the point 3. Container B holds more liquid above the point 3. Container C holds less liquid or the least liquid above the point 2. But the pressure at all the 3 points is same. So this is known as the hydrostatic paradox. Student, ये जो fact है कि the pressure in a liquid is same at all the points which are at the same horizontal level. This is applicable to only stationary liquid. बराबर, लिक्विड मूविंग नहीं होना चाहिए, फ्लोइंग नहीं होना चाहिए, लिक्विड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। समझ में आया? So these three containers are connected from each other. So height of liquid is same in all the three containers and pressure is equal at all the points which are at the same horizontal level. आपको दिख रहा होगा कि ये जो point 2 है उसके नीचे 3 लाइन है, point 1 के नीचे भी 3 लाइन है, point 3 के नीचे भी 3 लाइन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके नीचे जो लिक्विड की हाइट है, बराबर, इसके नीचे जो हाइट है, इसके नीचे जो हाइट है, बराबर, वो इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंसेस इक्वल है और ये हाइट भी इक्वल है, ठीक है। सो प्रेशर विल बी इक्वल, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। स्टूडेंट, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 10.2। वैसे तो ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, बट इसमें एक पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। सुनो क्वेश्चन,
what is the pressure on a swimmer 10 meter below the surface of a lake. Figure is just for explaining you the situation. आपको अपने समझने के लिए ड्रॉ करनी है, अदरवाइज एग्जाम में मेरे टेस्ट में नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्टूडेंट, आई एम शोइंग यू लेक. तो ये लेक है और इस लेक में एक स्विमर है. तो ये जो मैंने डॉट किया है वो स्विमर है. स्विमर कितने डेप्थ पर है? स्विमर इज एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर. बराबर. एक बार मैं फिर से चेक कर देता हूं कितनी डेप्थ है. यस, इट इज 10 मीटर. तो एक स्विमर है, वो लेक में 10 मीटर के डेप्थ पर है. क्वेश्चन है उसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट करेगा. ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर. हाँ, तो ये जो स्विमर है इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट करेगा. तो स्टूडेंट एक बात समझो कि जो लेक होता है वो ऑब्वियसली ऊपर से ओपन होता है. बराबर. कहने का मतलब ये है कि लेक के अंदर जो पानी है, ठीक है, दैट वाटर इज नॉट आइडेंटिकल टू द वाटर विच इज इन द क्लोज कंटेनर. बराबर. एक मिनट, जस्ट अ सेकंड. मेरे पास एक बॉटल है, मैं आपको बताता हूं. देखो, जैसे ये मेरी बॉटल है, इस बॉटल के अंदर वाटर है. जैसे लेक में वाटर होता है वैसे बॉटल के अंदर वाटर है. पर यहां पर क्या है कि ये जो बॉटल है इसके अंदर जो वाटर है वो ऊपर से बंद है. ठीक है. और लेक में कैसी सिचुएशन होती है? लेक में ऐसी सिचुएशन होती है, इस टाइप की. समझ में आया? तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन दिस सिचुएशन when the water surface is in contact with the atmosphere, सुनना बात को, when the water surface is in the contact with the atmosphere, इस वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है. इस वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है. पर अगर वो ऊपर से बंद है तो फिर वाटर के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करता है. आई बात समझ में? तो यहां पर ये जो स्विमर है वो स्विमर के ऊपर दो प्रेशर एक्ट करेंगे. नंबर 1, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और दूसरा लिक्विड का प्रेशर. समझ में आया? इसको आप नोट कर लो, मैं नहीं लिखने वाला हूं. देयर विल बी 2 प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्विमर. नंबर 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA. नंबर 2, लिक्विड प्रेशर ρGH. ठीक है. सो यहां पर मैं डायरेक्टली लिखता हूं टोटल प्रेशर. टोटल वर्ड यूज नहीं किया तो चलेगा, सिर्फ प्रेशर लिखो. टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन स्विमर. तो कितना प्रेशर लगेगा स्विमर के ऊपर? P प्रेशर लगेगा. P इज इक्वल टू PA प्लस ρGH. PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ρGH मतलब ये लिक्विड से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो. कोई वैल्यू भी नहीं है, सब वैल्यू हमें ही लिखनी है. तो PA की वैल्यू होती है 1.01 into 10⁵. रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि फिक्स है, आपको याद भी रखना है 10⁵. कन्वीनियंसी पॉइंट ऑफ व्यू से G की वैल्यू लेते हैं 10 और हाइट मतलब वो स्विमर की डेप्थ है 10. समझ में आया? तो दिस इज 1.01 into 10⁵ प्लस 10⁵, 10⁴, 10⁵. आई बात समझ में? अब देखो, बात बहुत सिंपल है पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता हूं कि मुझे पता होता है कि मेरे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं. मतलब कोई भी स्टूडेंट क्या गलती करता है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को देखा है कि कौन से स्टूडेंट ने, जब भी कोई स्टूडेंट कोई यूनिक गलती करता है ना, तो वो बात मेरे दिमाग में हमेशा फिक्स हो जाती है. यहां पर इसको सॉल्व कैसे करना है मैं उसकी बात कर रहा हूं आपके साथ. देखो, इन दोनों को एडिशन करना है तो क्या करोगे? 10⁵ को कॉमन निकालोगे. 1.01
+1 10⁵. समझ में आया? ठीक है, 1.01 को 1 से ऐड करो तो क्या आएगा? 2.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब स्टूडेंट, अब जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझो। सीधा सीधा आंसर लिखूंगा ना तो आप कुछ बोलोगे भी नहीं, एक्सेप्ट कर लोगे, बट किसी स्टूडेंट को 100 में से 1 स्टूडेंट को डेफिनेटली डाउट आएगा। वो डिटेल में सोचेगा और उसको डाउट आएगा, वो सोचेगा सर ने क्यों ये बात बताई नहीं। देखो मेरी बात सुनो, 1.01 इंटू 10⁵. व्हाट इज दिस? दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। ये क्या है? ये है 180 m। 180 m मेरा डिटेल में समझाने का बाकी है, क्योंकि अभी तक वो बुक में आया नहीं है। तो ये 180 m है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से। तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा? 1.01 को सीधा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 2.02 इंटू 10⁵. बराबर है? तो ये क्या है? ये है 180 m और ये क्या है? 2। तो मैंने 180 m को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको 280 m लिख सकता हूं कि नहीं? मैंने 180 m को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं 280 m लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग। समझ में आई बात? पर स्टूडेंट आप यहां पर देखो, ये है 2.01 इंटू 10⁵ और ये है 2.02 इंटू 10⁵. मतलब एक्चुअली तो जब 2.02 इंटू 10⁵ होता है तब हम उसको 280 m लिख सकते हैं, बट इस वैल्यू और उस वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं ना, थोड़ा सा ही फर्क है ना। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अप्रोक्सीमेट। बुक में भी आप देखना, बुक में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट का साइन है 280 m। इज दैट क्लियर? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ये इसके वजह से इसमें थोड़ी सी यूनिकनेस है। समझ में आई आपको ये बात? तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी तक मैंने काफी बार आपको बोला ATM बराबर 180 m इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, बट ATM का मीनिंग मतलब एक्चुअली में ATM होता क्या है, बराबर, वो अभी तक हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो ATM, व्हाट इज 180 m, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो जनरली जो ATM होता है, जो कॉमन कन्वर्सेशंस होते हैं, थोड़ा सा ऐसे आपके साथ एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं मैं। तो जो कॉमन कन्वर्सेशंस होते हैं उसमें हम जब ATM बोलते हैं, ठीक है, तो ATM का क्या मतलब होता है? ATM मतलब कि वो जो मनी डिस्पेंसर मशीन होता है, कार्ड डालने से हमको पैसे लेता है, ठीक है, हमारे अकाउंट में से पैसे निकलते हैं, उसको कहते हैं ATM। तो वहां पर ATM का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट वहां पर ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। स्टूडेंट ये जो टेलर वर्ड है ना, TELLER, ये टेलर वर्ड एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में यूज होता है और उसका मतलब होता है कैशियर। मतलब जो कैश देने का काम करता है, नॉट नेसेसरीली कैश देने का ही, जो विजिटर्स के साथ जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उसको भी टेलर बोल सकते हैं, बट मोस्टली जो पैसे का डीलिंग करता है कस्टमर के साथ उसको टेलर कहते हैं। तो दैट इज द ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कुछ साल पहले जब ये मशीन्स नए नए आए थे, बराबर, तो लोगों ने उसका फुल फॉर्म अपने हिसाब से ही रख लिया था। वो बोलते हैं कि एनी टाइम
मनी, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, यहां पर हमारा जो एटीएम है उसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एटीएम का मतलब क्या है, एटीएम का मतलब ऑलरेडी ऊपर मैंने लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक, बराबर। यहां पर देखो एटीएम वर्ड इसमें आ जाता है, तो एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक, इज दैट क्लियर? ठीक है। और 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम लिखते हैं हम 1 एटीएम ही, पर थोड़ा सा अगर मोर एप्रोप्रिएटली लिखना है तो फिर ऐसे लिखा जाना चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो फिर पास्कल। इज दैट क्लियर? ओके। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिखता हूं, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर at any point is defined as और इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर कॉलम of unit cross sectional area extending from that point to top of एटमॉस्फियर, बराबर। डेफिनेशन देखो, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू टॉप ऑफ एटमॉस्फियर। स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट पर जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, उस पॉइंट से एटमॉस्फेयर के टॉप तक एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की एयर कॉलम कंसीडर करो, तो वो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की एयर कॉलम विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, उसका जो वेट है उस वेट को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको समझ में आया? देखो, मैं अगर नहीं समझ में आया है तो भी मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ठीक है, सपोज यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये जो पेन मैंने पकड़ के रखी है इसकी टिप पर एक पॉइंट है, एंड आई वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट। देखो, एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो क्रिएट करता ही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स है वो बर्स्ट हो जाएगी, बराबर, और बॉडी में से ब्लड पूरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वो पहाड़ों के ऊपर ऐसा होता है, वो भी मैंने आपसे कहा था। सो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है, ये जो पेन है वो पेन के टिप पर एक पॉइंट है, तो यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ठीक है, चलो पेन को छोड़ो, मेरा हाथ मैंने ऐसे रखा है, तो मेरे इस हाथ के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो इस पॉइंट पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मतलब क्या, तो इस पॉइंट से लेके एटमॉस्फेयर के टॉप तक, मतलब जितने हाइट तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कोई इनफाइनाइट हाइट तक नहीं है, एक हाइट तक ही गैसेस प्रेजेंट है,
उसके ऊपर तो फिर वैक्यूम है कि नहीं? तो इस पॉइंट से लेके एटमॉस्फेयर के टॉप तक एक एयर कॉलम कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो? एयर कॉलम। उस एयर कॉलम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? उस एयर कॉलम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा यूनिट। यूनिट मतलब वन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर। सीजीएस में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एनकेएस में 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट से लेके मेरे हाथ के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके एटमॉस्फेयर के टॉप तक एक एयर कॉलम कंसीडर करो whose area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। तो वो जो एयर कॉलम होगी, उस एयर कॉलम का जो वेट होगा, उस वेट को क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट। देखो मैंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको 2 बार 3 बार सुनो, मीनिंग आपको डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगा। सो द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। आई बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? ठीक है। जो 1 atm है ना, 1 atm का मीनिंग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट मींस व्हाट, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज फर्स्ट फाउंड बाय द इटालियन साइंटिस्ट whose name was इवांजेलिस्टा टॉरिसेली। ठीक है, तो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इटली के पिज्जा मशहूर है, बराबर। तो ये जो साइंटिस्ट थे वो भी इटली से बिलोंग करते थे। तो क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? इवांजेलिस्टा टॉरिसेली। ठीक है, आप टॉरिसेली याद रखो। टॉरिसेली का एक लॉ भी है, बट आई थिंक वो हमारे सिलेबस में नहीं है। So the value of atmospheric pressure was first found by the Italian scientist Evangelista Torricelli। ठीक है, तो उन्होंने कैसे वो वैल्यू फाइंड की? ठीक है, वो वैल्यू कैसे उन्होंने फाइंड की, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, तो स्टूडेंट 1 atm की जो वैल्यू है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी है? हमने न्यूमेरिकल में तो बहुत बार यूज की है। 1.01 है, सॉरी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू इन्होंने फाइंड की थी सबसे पहले। ठीक है, कैसे फाइंड की थी वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक फिगर में ड्रॉ करता हूं, उसके बाद फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो देयर इज अ ट्रफ। ये क्या है स्टूडेंट? देयर इज ए ट्रफ। ये जो आपको दिख रहा है ट्रफ मतलब कि एक कंटेनर आप समझ लो। ठीक है, एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी। इसमें क्या है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी स्टूडेंट एक बहुत ही कॉस्टली एंड नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, एक सेमी सॉलिड टाइप का होता है, मतलब लिक्विड भी नहीं बोल सकते हैं उसको, सॉलिड भी नहीं बोल सकते हैं, उसके बीच के जैसा होता है। ठीक है, ओके। सो देयर इज अ ट्रफ विच इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी। उसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल कुछ बात बताता हूं। स्टूडेंट, ये जो मर्क्यूरी होता है ना, दैट मर्क्यूरी इज हैविंग अ वेरी हाई डेंसिटी। कितनी होती है पता है आपको मर्क्यूरी की डेंसिटी? मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है पता है आपको? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब यह है कि अगर एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, तो उसका मास होगा 1 ग्राम।
पर अगर उसी कंटेनर के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मर्क्यूरी है तो फिर उसका मास होगा 13.6 ग्राम। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, मेरी बात सुनो। बहुत साल पहले मेरे पास एक छोटी सी बॉटल थी, जस्ट अ मिनट, ये जो इंक की बॉटल है ना, ऑलमोस्ट इसी साइज की मेरे पास एक बॉटल थी और उस बॉटल के अंदर मर्क्यूरी था। ठीक है, वो फिर घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ तो आई लॉस्ट इट, बट इस साइज की बॉटल के अंदर अगर वाटर है तो कितना वाटर आएगा? इसके अंदर आएगा ऑलमोस्ट 15 ml जितना वाटर, मतलब कुछ 15 ग्राम के आसपास कुछ इसके अंदर वाटर आता था। बट इसके अंदर जो मर्क्यूरी था वो मर्क्यूरी कुछ ऑलमोस्ट 250 के आसपास ग्राम का था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इतना भी डिफिकल्ट नहीं, बट इट वॉज फीलिंग वेरी हैवी एज कंपेयर टू द सेम साइज बॉटल विच इज फिल्ड विद द वाटर, क्योंकि इसके अंदर मर्क्यूरी है पर मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से उसमें हैवीनेस आ जाती है। समझ में आया? उसका जो वेट होता है ना, वो वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। तो ये जस्ट मैंने आपको एक ऐसे ही नॉलेज दिया कि मर्क्यूरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सो फॉर द गिवन वॉल्यूम उसका जो वेट होता है वो वेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देयर इज अ ट्रफ। ट्रफ का स्पेलिंग होता है TROUGH। So there is trough, and in that trough there is a mercury. There is a long glass tube which is open at one end and it is closed at the other end. And that tube is inverted, मतलब उसको उल्टी कर, मतलब इन्वर्ट मतलब उल्टी करके it is immersed into that trough. बराबर? ओके, एंड दिस ट्यूब ऑल्सो कंटेन्स द मर्क्यूरी। ये ट्यूब के अंदर भी मर्क्यूरी है। सो इन द ट्रफ देयर इज ए मर्क्यूरी एंड इन द इन्वर्टेड ट्यूब विच इज क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड देयर इज ऑल्सो अ मर्क्यूरी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हियर देयर इज अ पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट है। अबोव दिस पॉइंट देयर इज मर्क्यूरी वेपर। क्या है ये जो पॉइंट है? इसको बुक में क्या पॉइंट से डिनोट किया है? आई वांट टू यूज द सेम नोटेशन, मैं भूल गया। हाँ, वहां पर ए नोटेशन यूज किया है। तो देयर इज अ पॉइंट ए एंड अबव द पॉइंट ए देयर इज मर्क्यूरी वेपर। क्या है स्टूडेंट? मर्क्यूरी की वेपर है। वेपर मतलब आपको पता होगा जैसे वाटर की वेपर्स होती है, बराबर, कि पानी को गर्म करो तो उसमें से जो गैस बन के निकलता है उसको आप उसकी वाटर वेपर बोल सकते हो, जिसको आप स्टीम भी बोलते हो, बराबर, मतलब उसके जैसा ही होता है, तो उसको कहते हैं वेपर। तो सिमिलरली मर्क्यूरी वेपर इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग अबोव द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। दिस मर्क्यूरी वेपर क्रिएट्स वेरी लेस प्रेशर। जो वेपर होती है ना स्टूडेंट, वेपर बहुत ही कम प्रेशर क्रिएट करती है, बराबर। सो वी कैन से दैट द प्रेशर अबोव द पॉइंट ए, यहां पर जो प्रेशर है वो जीरो प्रेशर है, बिकॉज अबोव द पॉइंट ए दैट इज अ मर्क्यूरी वेपर एंड द मर्क्यूरी वेपर डज नॉट क्रिएट लार्ज प्रेशर। तो वहां पर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। नाउ हियर देयर इज अ पॉइंट बी। यहां पर यस बी पॉइंट है। देयर इज अ पॉइंट बी एंड देयर इज अ पॉइंट सी, बराबर। देखो पॉइंट बी इज इनसाइड द मर्क्यूरी, इनसाइड दैट इन्वर्टेड ट्यूब, एंड पॉइंट सी इज ऑन द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी, बराबर। ओके, नाउ हियर वी नो दैट, हमने आगे जो पढ़ा था वो हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स का जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इन दैट टॉपिक आई एक्सप्लेन यू दैट द प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। द प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो बी पॉइंट एंड सी पॉइंट दोनों एक ही लेवल पर है, तो बी और सी पर प्रेशर इक्वल होगा, बराबर। आप देखो
ये बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों एक ही लेवल के ऊपर है, दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सो प्रेशर एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी विल बी इक्वल. इज इट क्लियर टू यू? ओके. नाउ Evangelista Torricelli did what? He took this instrument at the sea. ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको उसने नाम दिया मर्क्यूरी बैरोमीटर, बराबर, उसने इसको क्या नाम दिया? मर्क्यूरी बैरोमीटर. स्टूडेंट मर्क्यूरी तो आपको पता ही है क्या होता है, पर बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, बराबर. जो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है उसको कहते हैं बैरोमीटर. ठीक है, ओके. सो जो टॉरिसेली साइंटिस्ट है, ही टुक दिस इंस्ट्रूमेंट टू द सी लेवल. उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को सी लेवल के ऊपर लेकर गए. सो व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट सी? व्हेन द इंस्ट्रूमेंट वाज टेकन टू द सी लेवल, व्हाट वाज द प्रेशर एट पॉइंट सी? द प्रेशर एट पॉइंट सी was the atmospheric pressure, because the instrument was taken to the sea level. इंस्ट्रूमेंट को ये पूरा के पूरा जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है उसको सी लेवल पर लेकर गए, तो जो सी पॉइंट was at the sea level. ठीक है. So what was the pressure at point C? The pressure at point C was the atmospheric pressure. बराबर. Point B is also at the same level, तो फिर B पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो भी कितना होगा? वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होगा. सो दैट इज इक्वल टू 1 atm. बात को ध्यान से समझना. ये इंस्ट्रूमेंट कहां पर है? सी लेवल पर है. वो इंस्ट्रूमेंट को सी लेवल के ऊपर लेकर गए, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा था वो कितना था? द प्रेशर एक्टिंग एट दैट पॉइंट वाज 1 atm. क्यों 1 atm? क्योंकि 1 atm की डेफिनेशन ही वही है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल इज कॉल्ड 1 atm प्रेशर. बराबर. The pressure exerted by the atmosphere at the sea level. सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को कहते हैं 1 atm प्रेशर. तो ये इंस्ट्रूमेंट को टॉरिसेली साइंटिस्ट सी लेवल पर लेकर गए, तो इस सी पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm प्रेशर होगा. तो बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो भी 1 atm प्रेशर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर एट द सेम लेवल, तो बी पॉइंट पर भी प्रेशर 1 atm ही होना चाहिए. बट स्टूडेंट, बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? बी पॉइंट पर प्रेशर होगा रो जी एच. बी पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? रो जी एच. क्योंकि बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो इस लिक्विड के वजह से है. सी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के वजह से है, बिकॉज सी पॉइंट इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर. सी पॉइंट एटमॉस्फेयर में खुला है, बराबर, पर बी पॉइंट तो एटमॉस्फेयर में खुला नहीं है, वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है. तो बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो तो ये लिक्विड का प्रेशर होगा, वो मर्क्यूरी का प्रेशर होगा, पर बी और सी पॉइंट के प्रेशर इक्वल होंगे. तो फिर ये जो रो जी एच है, दैट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी, रो जी एच वो कितना होगा? वो होगा 1 atm. और 1 atm कितना होता है? 1 atm होता है 1.01 into 10⁵. So scientist Evangelista found that the height of the mercury in the column, ये जो कॉलम है, ये कॉलम जो मर्क्यूरी की कॉलम है उसकी हाइट was 76 सेंटीमीटर. कितनी? 76 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सुनना बात को ध्यान से. इफ देयर इज अ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट 76 सेंटीमीटर, if there is a mercury column of height 76 centimeter or 760 millimeter,
then it exert a pressure of 1 atm. क्या कहा मैंने, फिर से सुनो. If there is a mercury column of height 76 centimeter, then it exert a pressure which is 1 atm. It exert a pressure 1.01 into 10 raised to 5 Newton per meter square. आई बात आपको समझ में? तो in this way, scientist Ivan Torricelli determine this value. बराबर? ओके. मैं आपको एक और पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें, which is not in the book. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब एक मेरी बात सुनो. 1 atm 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल, जिसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 1 atm, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप समझना इसको. 1 atm इज इक्वल टू 76 cmHg इज इक्वल टू 760 mmHg. Student, when the pressure is represented in terms of height of mercury column, when the pressure is represented in terms of height of mercury column, then the pressure is written in the unit cmHg mmHg. प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल, बट प्रेशर का एक और यूनिट होता है. क्या यूनिट cmHg mmHg. मतलब कभी कभी आप ऐसे न्यूमेरिकल्स करोगे कि जिसमें आपको प्रेशर दिया होगा, प्रेशर इज 76 cm-Hg, प्रेशर इज 760 mm-Hg. तो आप सोचोगे ये है क्या, 76 cm-Hg मतलब क्या? तो स्टूडेंट, इफ देयर इज mercury column of 76 centimeter height, then it creates a pressure equal to 1 atm. If there is mercury column, एक mercury की कॉलम है, बराबर, जिसकी हाइट है 760 मिलीमीटर, तो उस कॉलम के बॉटम पर जो प्रेशर होगा वो होगा 1 atm प्रेशर. बराबर, मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूं. देखो, प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच. अब इसमें रो क्या लेंगे, तो मर्क्यूरी की कॉलम है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है, वैसे मैंने वहां पर लिखी थी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. पर स्टूडेंट, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. वैसे वैल्यू मुझे पता ही है क्या है, 13.6 इंटू 10⁻3, बट आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए 13.6 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर और उसका क्यूब. तो ये होगा 13.6 इंटू 10⁻³ ये -6 न्यूमरेटर में जाएगा, +6 हो जाएगा. तो दिस इज 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आई बात समझ में? ठीक है. तो यहां पर वैल्यू ले लो 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू हम 9.8 ही लेते हैं, और एच कितना लेंगे 76 सेंटीमीटर, पर उसको मैं लिखूंगा 0.76 मीटर में. बराबर. तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.76, तो दिस कम्स आउट टू बी 101.2928 इंटू 10⁻³ बराबर. तो इसको हम लिखेंगे 1.012928 इंटू 10⁻5 बराबर. तो जिसको राउंड ऑफ करके लिखा है 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट, बात आपको समझ में आ गई कि 1 atm means the pressure exerted by mercury column of height 76 सेंटीमीटर. ठीक है. तो प्रेशर का ये एक एक्सक्लूसिव, एक विशिष्ट टाइप का यूनिट है cm-Hg. बराबर. तो कंफ्यूज मत होना फ्यूचर में
कि cm-hg is the unit of which physical quantity? It is the unit of pressure in terms of height of mercury column. लिख लो, लिखो अभी के अभी लिखो, cm-hg is the unit of pressure in terms of height of mercury column. ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि डिस्कस द इवांजेलिस्टा टॉरिसेलिस मेथड टू डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. Student, before I explain you this topic, I want to explain you some unit of pressure. Unit of pressure, बराबर. तो एक यूनिट है 1 टॉर्क, TORR टॉर्क, और ये कितना होता है 133 पास्कल होता है. दिस यूनिट इज यूज्ड इन द मेडिकल एंड फिजियोलॉजी. बराबर, मेडिकल, आपको मेडिकल क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, और जो फिजियोलॉजी होता है वो भी बॉडी से रिलेटेड होता है. फिजिक्स मतलब बॉडी. ठीक है, तो मेडिकल एंड फिजियोलॉजी, इन दैट द यूनिट ऑफ प्रेशर यूज इज टॉर. ये जो टॉर है ना वो टॉर्रिसेली के मतलब टॉर्रिसेली है ना, TORRICELLI, उसमें पहले के 4 अल्फाबेट ले लिए हैं टॉर. तो 1 टॉर इज दिस. एक और यूनिट है बार, 1 बार. तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. बराबर, और ये जो यूनिट है दैट इज यूज इन द मीटरोलॉजी. किसमें यूज होता है ये? मीटरोलॉजी में यूज होता है. मीटरोलॉजी मतलब हिंदी में उसको कहते हैं हवामान शास्त्र. बराबर, जो साइंटिस्ट होते हैं जो एटमॉस्फेयर रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो ब्रांच को कहते हैं मीटरोलॉजी. वो भी एक साइंस की डिसिप्लिन है, तो दैट इज द मीटरोलॉजी. तो ये 2 यूनिट और जो मैंने आपको रिलेशंस लिखे हैं 1 टॉर 133 पास्कल एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, तो आप इसको याद रखना. ठीक है, ओके. So now we come to this topic, open tube manometer. Student, manometer is basically what? Manometer is basically the instrument which is used to measure the pressure. ठीक है, तो this is known as the open tube manometer because here the tube is open. ये जो ट्यूब है ये कैसी है? ओपन है, यहां से ओपन है. ओके, now normally in most of the situation we are measuring the gauge pressure. हम लोग क्या मेजर करते हैं? गेज प्रेशर मेजर करते हैं. तो गेज प्रेशर क्या होता है? P minus P, the pressure of system minus the pressure of atmosphere is known as the gauge pressure. ये मैंने आपको टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि P minus PA is known as gauge pressure. P equal to PA plus ρgh is called absolute pressure and PA is the atmospheric pressure. ये मैंने आपको समझाया है. ठीक है, तो see here we have a system. देखो ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम, and in that system there is a gas. एक गैस है and we want to measure the pressure of that system. System मतलब गैस है, सिस्टम बोलूंगा तो आपको गैस समझ जाना है. तो we want to measure the pressure of this system. ठीक है, तो स्टूडेंट in this type of open tube मैनोमीटर, क्या वर्ड में यूज कर रहा हूं? मैनोमीटर. बराबर, देखो मैनोमीटर जो है वो प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है. अगर आप लोग कभी डॉक्टर के पास अगर गए हैं, ठीक है, तो डॉक्टर है ना हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मेजर करता है. तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर एक बैंडेज वो पहले रैप करता है. बराबर, फिर एक रबर का उसके पास एक बल्ब होता है जिसको वो ऐसे करके उस बैंडेज के अंदर एयर फिल करता है ना, ये लिखा होगा आपने. तो उसको कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर.
तो बेसिकली इट इज अ मैनोमीटर. तो मैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर. तो हियर वी हैव दिस ओपन ट्यूब मैनोमीटर. In this open tube manometer, the liquid which is used, it is of two type. Suppose if you want to measure the low pressure, तो फिर हम उसमें यूज करते हैं लो डेंसिटी लिक्विड. कैसा लिक्विड? लो डेंसिटी लिक्विड. For an example, oil. If you want to measure the low pressure, then you have to use the low density liquid like oil. And if you want to measure the high pressure, then you have to use the high density liquid. High density liquid कौन सा यूज करेंगे? उसमें यूज करेंगे मर्क्यूरी यूज करेंगे. ठीक है? ओके. So here we have a U-shaped tube which is filled with the suppose mercury. इसमें mercury fill up है. तो ये जो मैं लाइंस कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, ये सपोज आप इसको मर्क्यूरी कंसीडर कर लो. बराबर. तो दिस इज द मर्क्यूरी. ठीक है? ओके. नाउ हियर दिस यू शेप ट्यूब, वन एंड ऑफ द यू शेप ट्यूब, ये जो यू शेप ट्यूब है उसका एक एंड इज कनेक्टेड टू द सिस्टम. ये एक सिस्टम है हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. बराबर. And the other end of the U-shaped tube is open to the atmosphere. Is that clear? Okay. So here, since this end of the tube is open to the atmosphere, how much pressure will act there? Atmospheric pressure will act. यहाँ पर atmospheric pressure act करेगा. बराबर? Okay. This is the point B. How much will be the pressure at point B? तो pressure at point B will be PB is equal to PA plus rho GH. B पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? PA plus rho GH. B पॉइंट पर दो प्रेशर होंगे. एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी यहां पर एक्ट करेगा और ये लिक्विड का प्रेशर भी वहां पर एक्ट करेगा. तो PP is equal to PA plus rho GH. But you see that B point and A point are at the same level. तो फिर A पॉइंट पर भी प्रेशर B पॉइंट के जितना होगा. बराबर. तो therefore ऐसा लिख सकते हैं PA is equal to PA plus rho GH. Is that clear? अब सुनना आगे. This point A is in contact with this system. System मतलब गैस. तो ये जो गैस का जो प्रेशर है which is P, वही प्रेशर यहां पर भी लगेगा. तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है that is PA which is actually the pressure due to this gas. तो अब मैं क्या करूंगा? मैं रिप्लेस करूंगा PA को P से. सो देयरफॉर P इज इक्वल टू PA प्लस rho GH. आई बात समझ में? सो इन दिस वे वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम. कोई गैस है, कोई कंटेनर है, अगर उस कंटेनर में गैस है तो आप उसका प्रेशर ऐसे मेजर कर सकते हो. P इज इक्वल टू PA प्लस rho GH. तो ये बात आपको समझ में आ गई. ओके. Now many times we measure the gauge pressure. हम क्या मेजर करते हैं? गेज प्रेशर मेजर करते हैं. मतलब P minus PA is called gauge pressure and that is equal to rho GH. तो rho कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, H वेरिएबल है. ठीक है? तो here in this manometer there is a scale. यहाँ पर एक स्केल होती है. By measuring the height of liquid with the help of that scale, we can also measure this gauge pressure because this gauge pressure P minus PA is proportional to height of the liquid. समझ में आया? तो बुक के अंदर इतना मतलब डिटेल में नहीं समझाया है, उसमें जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में समझाया है. तो आप यहाँ पर इसको समझ के फिर बुक के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स है वो लिख सकते हैं. ठीक है? थैंक यू.